हेलो। आप सभी का स्वागत है एक बार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 10 का डिस्कशन। आप देख सकते हैं आगे। अब पिछले कुछ दिनों से आ रहा था, यहाँ से फिर पहले देखते हैं कि आपका स्टूडेंट मैजिक क्लब ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैजिक क्लब का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। स्टूडेंट मैजिक क्लब स्टूडेंट मैजिक क्लब प्ले स्टोर जाके लिखिएगा तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करके वहाँ भी टेस्ट लगा सकते हैं। अभी आपको उसमें भारी छूट मिल रहा है। आपको डायरेक्ट 50 रुपया का इसमें रहा है। अभी परचेज आपको 15 तारीख से 18 तारीख में छूट मिल रहा है। आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। आप जाने के लिए आप को उसमें अभी 50 रुपये का छूट। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपका सारा मोड में आपको क्लास में मिल जाएगा। या आपका अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपको ये बोलबम मार्केट न्यू लाइन मेंस सामने पटना गोलघर के पास में आपका ये आपको क्लासेस में डेली मॉक टेस्ट लगाया जाता है। बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। होमवर्क सीरीज रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज क्लास में भी हर रोज चलता है। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आ गया है। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट मैजिक क्लब देख लिया। स्टूडेंट मैजिक बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 है। सेट नंबर 10 का आज डिस्कशन हम कर रहे हैं। आप सब वीडियो को शुरू देखिएगा। आपको एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत चीज़ ऐसा बताया जाता है जो एग्जाम में अगला आ जाएगा, एग्जाम में भी मिलता है। कि आपको देखा कि चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बिहार में ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है। बिहार में ग्राम सभा की बैठक के बारे में बोल रहा है। एक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है, तो आपको एक वर्ष में वो 4 बार बुलाई जाती है। बिहार में ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 4 बार बुलाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आपको मखाना मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में हो जाए। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में स्थित है। अगर हम मखाना की बात करते हैं तो ये आपको बिहार में लगभग पूरे भारत का 85% आपको मखाना का उत्पादन पूरे बिहार में करता है। ये आपको जिला की बात करते हैं तो आपको दरभंगा जिला में हो जाएगा। मधुबनी जिला में ये मधुबनी जिला, कटिहार कटिहार ये सब जिला में अधिक मात्रा में यहाँ पे मखाना का उत्पादन किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में नवादा, अरवल, जहानाबाद प्रमंडल के किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपको बताना है किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपका ये आपका हो जाएगा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के आते हैं, मगध प्रमंडल। इसमें और एक दो जिला गया जोड़ सकते हैं, 5 जिला आता है। गया हो जाएगा, उसके बाद औरंगाबाद। ये आपका 5 जिला जो हो जाएगा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर प्रमंडल की बात करते हैं, बिहार में अभी वर्तमान में 9 प्रमंडल है ना। 9 प्रमंडल मिलेगा वर्तमान में बिहार में। कितना, 9 प्रमंडल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का जो निर्माण है जापान की सहायता से। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश की सहायता से, जापान देश की सहायता से किया गया है। आगे आप देखिएगा, अगर राजगीर की बात करते हैं तो ये आपको नालंदा जिला में मिलेगा। बिहार के नालंदा जिला में है।
बिहार के नालंदा जिला में मिलेगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपको मिलेनियम ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सेलेक्ट है। और आगे देखिएगा, पैसिव वॉइस में चेक करना है, ई सेल ईट द फ्रूट्स, आपका इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रूट्स शैल बी ईटेन बाय अस, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिग्मो उत्सव के बारे में बता रहा है, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिग्मो उत्सव आपको गोवा में मनाया जाता है। गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा आपको मांडवी नदी के किनारे, सबसे बड़ी नदी, प्रमुख नदी मांडवी नदी है, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे। उत्तराखंड की अगर हम कुछ बात करते हैं तो उत्तराखंड की अगर स्थापना हुआ है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। आपको बिहार की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च, तो 22 मार्च। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। आगे देखते हैं 8 नंबर, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो आपको ये होगा मेघनाथ देसाई हो जाएगा। अगर सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया रहेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात किस वर्ष किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन की बात आपको 2007 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ट्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है, मैं आपको बताना है किस खेल से संबंधित है, आपको हॉकी खेल से। ये हॉकी में खिलाड़ी की बात करें तो 11 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, क्रिकेट में भी आपको 11 खिलाड़ी होता है, तैराकी में एक रील में, तैराकी के एक अथी में इसमें भी 4 गो का दौड़ किया जाता है, एक बार में 4 गो का रखा जाता है, आपको इसका भी 4 हो जाएगा, सर हॉकी हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, हाल ही में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल अंगदान करें जीवन बचाएं की घोषणा कौन किया है, अंगदान करें जीवन बचाएं की घोषणा किया है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्टेट परिषद, जिसको आईसीसी की अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो ये दुबई में है, आईसीसी के मुख्यालय दुबई। अभी वर्तमान में आईसीसी में सदस्य की संख्या 112 है, वर्तमान में 112 देश है आईसीसी में, स्टेट परिषद में। और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो ये इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को बात हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1927 में हुई, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ है, 1927 में हुआ है। आगे देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट परीक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HTT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रश्नगत विशेषताओं को हल करें और विमान को पूरे आवरण के प्रतिरोध में सुधार करने के लिए व्यापक संशोधन के बाद, ये आपका हो जाएगा, नाम बदलकर क्या रखा गया था, ययास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने एक प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया जिसमें परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया गया है और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एकीकरण को प्रदर्शित किया गया, इस अभ्यास का नाम क्या है, ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का अभ्यास था, इस अभ्यास का नाम आपको बताना है एक्स विंग रेडर, EX विंग रेडर, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 2025 में पैरा तीरंदाजी विश्व एशिया कप में भारत कुल 12 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, इस टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत के बारे में पूछ रहा है कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक आपको भारत में 6 जीता, 6 स्वर्ण पदक जीता है, 3 रजत पदक जीता था और 3 कांस्य पदक, कांस्य पदक, आपको 12 पदक हो गया, 6 रजत 3 कांस्य और 6 गो आपको स्वर्ण पदक, 3 गो रजत और 3 गो कांस्य पदक जीता, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 15 देख लेते हैं, हाल ही में
सरकार ने नवीनतम दूरदर्शी स्टार्टअप उन्नति के लिए लचीले और चुस्त भारतीय सशक्त बनाना से डाटा अंतर्दृष्टि को साझा की है। प्रभावन एक्सिट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ये आपका ऑप्शन नंबर एक सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जो अंतिम क्षेत्र के युद्ध क्षेत्रों को यात्रा के लिए सूचना और मंजूरी के लिए वन स्टार्टअप समाधान प्रदान करती है। यह वेबसाइट देश के साझेदारी में विकसित किया गया है। किस देश किसके साझेदारी में ये विकसित किया गया है? आपको इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय के साझेदारी में विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 के अनुसार लगभग 60% संगठनों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव ने उस साइबर सुरक्षा रणनीति को प्रभावित किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ऐसे आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एसेंचर के द्वारा ये जारी किया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में 7 हवाई अड्डा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेड और ट्रेवल प्रोग्राम, जिसको एफटीआई और टीटीपी का उद्घाटन किया गया। नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने इसका उद्गम विकास करने के लिए देश के साथ सहयोग किया है। ये किसके साथ सहयोग किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिसको आवर्जन ब्यूरो बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार भारत के पहले पुरातन अनुभवात्मक संग्रहालय उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पे किया गया है? आपको इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वडनगर में इसका स्थापना। वडनगर आपको कहाँ? गुजरात में मिलेगा, गुजरात में है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ जन्म स्थान है, वडनगर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में चेन्नई में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इंदिरा भारत और किसके बीच में होता है? तो इंदिरा के बारे में बताओ। भारत और रूस के बीच में ये किया गया। भारत और ये नौसैनिक अभ्यास है, भारत और रूस में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो इसका आपको सीधे दुगना हो गया है, आपको 48.8%। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? आपको राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार कौन जीता है ये आपको बताना है। कौन से संस्था है? तो आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर, ये आपका जीता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। आगे देखते हैं। 23 में हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वागार्ड ड्रोन पेश किया गया है, जो एक AI आधारित तकनीकी है, जिसे जंगल की आग को शीघ्र ही पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ड्राइड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ड्राइड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में 120वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए माई भारत कैलेंडर पेश किया गया। इसमें एक अध्ययन के दौरान शामिल है, जहां जन औषधि केंद्र का संचालन के बारे में
जान सकते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र को जीवंत गांव का अभियान का अनुभव कर सकते हैं। ये आपको बताना है ये किस ऐप का नाम था, आपको ये बताना है माई भारत, ये माई भारत, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा है, ध्यान दीजिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाल ही में विवादित दक्षिण चीन सागर के में संकट की स्थिति को निपटने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बहुपक्षीय समुद्री सहकारी गतिविधि का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है? तो आपको ये ऑप्शन में चुन के बताना है इस अभ्यास में कौन भाग नहीं लिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सिंगापुर इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आपको मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया। 20 दिसंबर, अगर हम 22 दिसंबर को बात करते हैं तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित, रामानुजन के जन्मदिन पे ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगर हम 21 दिसंबर की बात करते हैं तो 21 दिसंबर में राष्ट्रीय ध्यान दिवस होता है। राष्ट्रीय ध्यान दिवस आपको 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 28 दिसंबर की, अगर हम बात करते हैं 28 दिसंबर की बात करते हैं तो 28 दिसंबर के दिन में ही आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किया गया था। 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस हो गया और 20 दिसंबर को हो गया मानव एकता दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन बनी है? ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और इसमें विजेता बनी है जो आपको कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी आपको शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी आपको मिलेंगे कोनेरू हम्पी। ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी। ग्रैंड मास्टर बनने वाली सबसे कम उम्र के महिला खिलाड़ी कौन? कोरेनु हेम्पी। अगर वैशाली रमेश बाबू की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये भी शतरंज से संबंधित है। ये भाई बहन दो खिलाड़ी, ये बहन और भाई का नाम आपको मिलेगा प्रज्ञानंदा। प्रज्ञा, ये विश्व का पहला भाई बहन जोड़ा है जो आपको ग्रैंड मास्टर बने। ये वैशाली रमेश बाबू बहन और प्रज्ञानंदा भाई, दोनों भाई बहन विश्व का पहला ऐसा भाई बहन जोड़ा है जो आपको ग्रैंड मास्टर जीते हैं। और कोनेरू हम्पी सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको अब साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? टीन लेड मिश्रण धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। एकदम से सही है। टीन और शीशा का प्रयोग किया जाता है फ्यूज तार बनाने के लिए। फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ा जाता है, ये भी आपका सही है। फ्यूज बनाने के लिए चुनी गई पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये उच्च नहीं होना चाहिए, ये निम्न होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना, गलनांक निम्न होना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित नीचे तालिका में गर्भ निरोधक गोली के 4 विधि और उनके क्रियाविधि को दर्शाए गए कौन सा विकल्प मिलान सही करता है? आपको इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है और निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। कॉपर टी मौखिक गोलियां आरोपण को रोकता है, मौखिक गोलियां आरोपण को रोकता है। कंडोम ये आपको शुक्राणु ग्रीवा तक नहीं पहुंच पाता है। ट्यूबेक्टोमी का आपको हो जाएगा अंडा गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ये आपका इस तरह से आप मिलान इसका कर सकते हैं। एक का 4,
2 का 3 का 4, 2 3 1 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कशेरुकी में यकृत कोशिकाओं में एससीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकी में एससीआर द्वारा इसको बोला जाता है, एससीआर सॉफ्ट हो जाएगा, चिकनी अंतःद्रवी जलिका, अंतःद्रवी। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो औषधियों और विषाओं को निराविषीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो। औषधियों और विषाओं को क्या निराविषीकरण कर चिकनी अंतःद्रवी जलिका का काम है, यह सीआर जिसको बोलते हैं। लिपिड का संश्लेषण भी आपको यही करता है, यह सीआर। लिपिड का भी संश्लेषण यही कर। प्रोटीन का संश्लेषण आपको राइबोसोम करता है, राइबो का संश्लेषण राइबोसोम करता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक बिलियन उछले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बिलियन क्या है? कौन सा बिलियन है जो चूने के पानी को क्या दूधिया कर देता है? तो आपको ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक, इसको साल्ट भी बोलते हैं, साल्ट। KCl आपको पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग रक्तचाप को बढ़ जाता है तो उसमें किया जाता है। NaCl हो जाता है आपको सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 सही हो। लिस्मैनिया किस विधि का प्रजनन करता है? लिस्मैनिया के बारे में आपको बताना है, किस विधि से आपको ये प्रजनन करता है। तो ऑप्शन नंबर निश्चित तल में द्विखंडन, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। निश्चित तल में द्विखंडन विधि से आपका ये प्रजनन करता है। लिस्मैनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और ये आपका लिस्मैनिया एक कोशिकीय जीव है और ये आपका परजीवी के रूप में आता है, ये आपका परजीवी के रूप में आता है तो मानव के त्वचा पे पाया जाता है। इससे आपको कालाजार रोग यही उत्पन्न करता है। चलिए, लिस्मैनिया हो गया, एक कोशिकीय परजीवी होता है, परजीवी प्रोटोजोआ इसको बोल सकते हैं, परजीवी प्रोटोजोआ होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी धातु में बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से उपचारित होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? इसमें से आपको बताना है कौन आपको नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। देख लेते हैं, आपको हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर तनु नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं HNO3 होता है, HNO3 होता है तनु नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं। अगर हम इसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं, Mg से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं HNO3, इसमें आपको लगाना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपको दे देगा Mg हो जाएगा HN, ये होल ट्वाइस भी बनाना, MgNO प्लस में ये आपका हो जाएगा, Mg2NO3 हो जाएगा और लास्ट में आपको H2 निकलेगा। ये आपको H2 गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों से अभिक्रिया जब कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, निम्नलिखित में कौन सा कंकाल का रासायनिक समीकरण है? कंकाल का रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जो आपको संतुलित नहीं होता, असंतुलित समीकरण होता है। इसमें आपको देख लेना कौन सा असंतुलित समीकरण है। देखिए H2 और O2 अब मिलकर क्या हो रहा है H2O, ये गलत है, यहाँ पे आपको 2 आगे में होगा तब संतुलित होगा। देखिए ये 2H2 और O2, ये 2H2 और O2 ये हो जाता है, ये संतुलित है।
ये भी आप चेक कीजिएगा तो ये भी संतुलित है, और Ca और CO3 तो ये भी आपका संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो आपका संतुलितकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तांबे के इलेक्ट्रोड शोधन में एनोड के रूप में कार्य करता है। एनोड के रूप में आपको बताना है तांबे के इलेक्ट्रिक शोधन में एनोड के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो एनोड के रूप में आपको अशुद्ध तांबे की छड़ काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अशुद्ध तांबे की छड़ काम करता है। अगर एनोड की बात करते हैं तो ये आपका ऋणात्मक होता है। अगर कैथोड की बात करेंगे, कैथोड की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कैथोड आपको ग्रेफाइट की छड़ का बना होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की में आपको कार्बन का मात्रा रहता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहता है ग्रेफाइट के। आपको ये आपका प्लस रहता है और एनोड आपका क्या माइनस रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हाइपरटेंशन, क्वेश्चन नंबर 36। हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है जब रक्तचाप बढ़ जाता है, बढ़ने के लिए। जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो इसको हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जब इंसान को होता है तो उसको पता भी नहीं चलता और उसका मृत्यु हो जाता है, इसलिए इसको आपको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर भी इसको बोला जाता है, उच्च रक्तचाप को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 38 में देखते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने के लिए है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको निगलने और उगलने के लिए होता है। अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं चलिए, अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है। खाने की इच्छा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क का अगर हम बात करते हैं तो शरीर के जितना भी कार्य होता है इसको नियंत्रित करता है, शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है, शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है। अगर हम पोन्स की बात करते हैं, पोन्स का आपको श्रवण, ये आपको जो श्रवण होता है, पोन्स की अगर हम बात करते हैं, श्रवण, श्रवण स्वाद, श्रवण स्वाद और ये सब का नियंत्रण करता है। श्रवण स्वाद ये सब का क्या, पोन्स नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना किसके कारण से होता है। जब यूरिक एसिड एकत्रित हो जाता है क्रिस्टल में तो उसका क्या हो जाता है, तो आपको गठिया रोग, जो आपको गठिया रोग होता है वही यूरिक एसिड का जब हो जाता है तो आपका गठिया रोग होता है। अगर हम यूरिक एसिड का अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C5H4 C5H4N4O, ये आपका यूरिक एसिड का होता है। इसको जम जाने से क्या होता है, गठिया रोग होता है। ये मान लीजिए ये एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक एक ऐसा यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए आगे देख बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको संक्रमण से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। श्वेत रक्त कण की अगर हम बात करते हैं तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। जीवन काल कितना, 2 से 4 दिन होता है।
अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं तो इसका 100 से 120 दिन होता है। जीवन काल कितना, 2 से 120 दिन, इसका 2 से 4 दिन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण करके और जुड़े हुए जलाशय में पानी के प्रवाहित करके जल संचय और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? आपको इसमें बताना है कौन सा शहर था। चलिए देखते हैं। कौन सा शहर प्राचीन शहर बांधों और श्रृंखला के लिए निर्माण करके जुड़े हुए जलाशय के पानी को प्रभावित करके जल संचय का प्रबंधन, कौन सा जल संचय का प्रबंधन कर रहा था? तो आपको ये हो जाएगा धौलावीरा। ये आपका हो जाएगा कहाँ? धौलावीरा हो जाएगा। अगर धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं किस राज्य में है, वर्तमान में धौलावीरा आपको गुजरात में पड़ेगा। ये कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा आपको लूनी नदी के किनारे था। कौन सी नदी? लूनी नदी के किनारे था। अगर हम राखी गढ़ी की बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिला में आपको मिलेगा। राखी गढ़ी की अगर हम नदी की बात करते हैं तो ये आपको सरस्वती नदी था, उसी के किनारे में था। सरस्वती नदी के किनारे था। अगर हम कालीबंगन की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में अगर नदी की बात करते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे था। घग्गर नदी के किनारे था। अगर हम रोपड़ की बात करते हैं तो ये आपको पंजाब राज्य में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा। और ये सतलज नदी के, सतलज नदी के। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, धौलावीरा। देख लेते हैं 42, बुद्ध के जीवन से कौन सी घटना भारतीय कला में पहिए के रूप में दर्शाई गई है? आपको बुद्ध के जीवन से बताना है कौन से है जो आपको पहिए के रूप में दर्शाया गया है। तो पहिए के रूप में आपको प्रथम उपदेश को दर्शाया गया है। पहिए के रूप में ये इसका जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। इसका जो चक्र का चक्र था, प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था। प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश। महानिष्क्रमण की अगर हम बात करते हैं तो गृह त्याग जो किए थे 29 वर्ष की आयु में, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किए थे। इसी को, इसका प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा। अगर निर्वाण की बात करते हैं तो मृत्यु, महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला गया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। प्रथम उपदेश को पहिए के रूप में दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण और रखरखाव ईश्वर के द्वारा होता है। जैन दर्शन का मानना है कि संसार का जो निर्माण है और ईश्वर के द्वारा होता है। तो आपको इसमें कौन सा सही है? सार्वभौमिक कानून, इसी में नियम, कानून या नियम बोल सकते हैं, नियम के द्वारा ही उसमें सब दिखाया गया है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं मानता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर की मान्यता नहीं दिया गया है। आपको इसमें आत्मा आपको जितना भी आपको मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सब को जो भी आपको मिलेगा उसको मान करके ये सब चलता है, जो कि आपको सार्वभौमिक कानून नियम के द्वारा आपको जो भी संसार का निर्माण हुआ है कोई नियम के द्वारा वही बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ था? बुद्ध के जीवन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? आपको कौशल और मगध, ये आपको वैवाहिक संबंध था दोनों के बीच, कौशल और मगध के बीच में। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 और 4। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो आपको आदिवासी विद्रोह फराजी आंदोलन नहीं था। फराजी ये एक इस्लामी विद्रोह था, इस्लामी आंदोलन था। फराजी विद्रोह क्या था? एक इस्लामी आंदोलन था। चलिए, फराजी विद्रोह इस्लामी आंदोलन था। इसका जो नेतृत्व किया थे हाजी
हाजी सरायतुल्ला, हाजी सरायतुल्ला इसका नेतृत्व किए थे। ये आपका एक इस्लामी आंदोलन था। अगर हम खेरवाड़ आंदोलन की बात करते हैं, चलिए खेरवाड़ आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। झारखंड के क्षेत्र में आपको 1874 में हुआ था। इसके अगर नेता की अब हम बात करते हैं तो आपको इसके नेता की बात करते हैं तो नेता आपको इनका था भागीरथी मांझी, भागीरथी मांझी, भागीरथी मांझी इनके नेता थे। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो इसके नेता सिद्धू और कान्हू, सिद्धू कान्हू, ये भी आपका हुआ था संथाल विद्रोह, झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको संथाल विद्रोह जो हुआ था एक मिनट, संथाल विद्रोह आपको 1855 में हुआ। आपको तमाड़ विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, तमाड़ विद्रोह जो आपको इसके नेता जो थे भोलानाथ सिंह, भोलानाथ, ये भी आपको तमाड़ भी झारखंड के झारखंड के। आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फराजी आंदोलन इस्लामी विद्रोह था। आगे देखते हैं निम्नलिखित कौन सा गजनी राजवंश के संस्थापक थे। गजनी राजवंश के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। गजनी राजवंश के संस्थापक आपको था अल्पतगीन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गजनी राजवंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। ये आपको 932 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 932 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इसके दामाद या गुलाम बोल सकते हैं, सुबुतगीन था। इसके दामाद या गुलाम बोल सकते, ये 977 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। दामाद या सुबुतगीन ये आपको 977 में गद्दी पे बैठा था। और इसी का पुत्र आपको महमूद गजनी था। ये आपका गद्दी पे जब बैठा था ये 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। ये आपका 998 ईस्वी में गद्दी पे। चलिए अल्पतगीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार बताना है तो आपको अरोड़ की राजधानी कहाँ थी? अरोड़ राजधानी थी। चचनामा में आपको अरब वृत्तांत के बारे में, अरब आक्रमण जो हुआ था, अरब वृत्तांत के बारे में बताया गया है। अरब वृत्तांत के बारे में बताया गया है जो आक्रमण हुआ था अरब वाला। और चचनामा के अगर हम लेखक की अगर हम बात करेंगे, चचनामा के लेखक थे अली कुफी। चचनामा के लेखक कौन थे? अली कुफी। चचनामा को आपको फारसी में अनुवाद कराया गया था। तो आपको जो फारसी में जो अनुवाद कराए थे फारसी में जो अनुवाद कराए थे ये आपको कराया गया था मोहम्मद बिन कासिम। कासिम आपको फारसी में चचनामा का अनुवाद कराते हैं। देख लिए चचनामा के अनुसार कहाँ राजधानी? अरोड़ था। इसमें अरब वृत्तांत के बारे में बताया गया है। इसके लेखक कौन है? अली कुफी लेखक है। फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन कासिम कराए थे। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 48। आपको राजवंश और उसकी राजधानी को मिलान करना है। प्रतिहार आपको इसमें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। देख लीजिएगा थोड़ा सा। में आपको रहेगा प्रतिहार। प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिहार की राजधानी आपका कन्नौज हो जाएगा। एक का आपको प्रतिहार की राजधानी कन्नौज। अब उसके बाद आएगा चोल। चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी तंजौर, तो ये हो जाएगा उसके बाद परमार की राजधानी धारा नगरी, ये हो जाएगा स। और सोलंकी का हो जाएगा अहिलवाड़ हो जाएगा। सोलंकी की राजधानी कहाँ? तंजौर की राजधानी कन्नौज हो जाएगा। चोल की राजधानी तंजौर हो जाएगा। एक का द और
2 का आपका हो जाएगा अ, देख लेते, 1 का द और 2 का अ, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कुमारपाल। कुमारपाल के सभा के अलंकृत करते थे कौन? हेमचंद। आपका कुमारपाल। आपको कहीं कहीं आपको जय सिंह सिद्धराज भी मिल जाएगा, दोनों में देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगर हम बात करते हैं कुमारपाल का, ये चालुक्य वंश से संबंधित है। ये कौन? चालुक्य। चालुक्य वंश से जय सिंह सिद्धराज भी, ये भी आपको चालुक्य वंश थे। अगर अमोघ वर्ष की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश से थे, राष्ट्रकूट वंश से थे। अगर हम विद्याधर की बात कर रहे हैं तो ये चंदेल वंश से, विद्याधर चंदेल वंश से। आपको ये हो जाएगा, कहीं कहीं आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाता है, तो कुमारपाल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? कौन से नया संवत चलाया था? तो आपको लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन आपको 1190 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था। लक्ष्मण सेन आपको बंगाल के शासक थे। लक्ष्मण सेन 1190 में नया शासन चलाया था। ये सेन वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? सेन वंश से। अगर हम बात करते हैं धर्मपाल की, धर्मपाल आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो आपको भागलपुर में मिलेगा, भागलपुर बिहार में। धर्मपाल के अगर हम, ये गोपाल का बेटा थे, गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, उसी के बेटा धर्मपाल, और धर्मपाल का बेटा था देवपाल। धर्मपाल का बेटा देवपाल हो जाएंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब? 1565 में हुआ था। ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। कर्नाटक के क्षेत्र के उस टाइम के बीजापुर बोला जाता था। बीजापुर, बीजापुर आपको दक्षिण और पूर्व के बीच में युद्ध था। दक्षिण और पूर्व के बीच में ये बीजापुर का युद्ध हुआ था। दक्षिण बीजापुर और पूर्व बीजापुर के युद्ध हुआ था। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 1526 में हुआ था। खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। इसमें आपको बाबर और इब्राहिम लोदी थे। इसमें खनवा का युद्ध में खनवा का युद्ध में आपको बाबर और राणा सांगा थे। और पानीपत के दूसरा युद्ध में आपको हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा पधारने के कर्म के अनुसार आपको बताना है? कौन से यात्री जो भारत में आए थे उसके अनुसार आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं इब्न बतूता, ये मोरक्को का यात्री थे। मोरक्को का यात्री थे। ये 1333 ईस्वी में भारत आए थे। अलबरूनी की अगर हम बात करते हैं, अलबरूनी आपको गजनी के साथ में आए थे और ये 1017 ईस्वी में। अगर ट्रेवनियर की बात करते हैं, ट्रेवनियर आपको भारत आया था 1631 ईस्वी। ट्रेवनियर कब आया था? 1631 ईस्वी में आया था। मनुची की अगर हम बात करते हैं 1656 ईस्वी। मनुची 1656 में, ये आपको मुगल दरबार में आया था। मुगल दरबार में आया था। मुगल दरबार में आया। अलबुर्नी आपको गजनी के साथ आया था, गजनवी के साथ आया था। ट्रेवनियर भी आपका एक यात्री था। तो आपको सजा लेना है। सबसे पहले 1310, सबसे पहले 3 हो जाएगा, 3 1 और 2, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। 20वीं शताब्दी के शुरुआत वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस के विभाजन किस कारण से? कांग्रेस के आंदोलन की राजनीति सही है, कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य सही है, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी, ये भी आपका सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगर हम कांग्रेस का स्थापना की बात करते हैं
तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका विभाजन जो शुरू हो गया था 1907 से इसका विभाजन हो, पहला सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। पहला विभाजन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और INA आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुए थे? सुभाष चंद्र बोस के साथ में कौन शामिल हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तिलभद्र याजी। तिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। IN की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये 1942 में हुआ था। ये कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये स्थापना किया गया था। INA का स्थापना इसी से सक्रिय रूप से 1942 के बाद से जुड़ गए थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। ये किससे जुड़े हुए? तिलभद्र याजी। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम ये आपका 1900 में पारित किया गया था। ये 1900 में आपको पारित किया गया था। इसमें आपको भूस्वामी के हस्तांतरण के लिए ये नियम लाया गया था। भूस्वामी के ये नियम लाया गया था। कब? 1900 में। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 56। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन के बारे में आपको बताना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे, आपको ये किए थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपको मिलेगा तब फूलन प्रसाद वर्मा मिले। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? न्याय आंदोलन भीमराव अंबेडकर, ये सही नहीं है। न्याय आंदोलन भीमराव अंबेडकर नहीं थे। आपको ये TM नायर, न्याय आंदोलन TM नायर, और एक आपको मुदलियार, ये 1916 के आसपास में हुआ था। आपको चेन्नई, दक्षिण भारत में ये हुआ था। दक्षिण भारत चेन्नई में ये हुआ था। सतशोधक समाज के स्थापना ज्योतिबा फुले, सही है। ये ये आपको 1873 में हुआ था। 1873 पुणे में हुआ था। ये झावा आंदोलन श्री नारायण गुरु, ये भी आपका सही है। तो ये आपका हुआ था 1924-25 के दौरान ये हुआ था, ये झावा आंदोलन। आपको स्वाभिमान आंदोलन की MV रामास्वामी नायकर, ये 1925 में हुआ था। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। न्याय आंदोलन भीमराव अंबेडकर नहीं थे, TM नायर, मुदलियार और एक दो नेता शामिल थे। मेन रूप से TM नायर और मुदलियार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन कब आया था उसी के अनुसार आपको इसमें सजाना है। सबसे पहले देख लेते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग आपको आया था 1882 में। हंटर आयोग 1882 में आया था। गुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। सैनलेल आयोग 1917 में आया था। और सार्जेंट आयोग आपका आया था 1944 में। सार्जेंट आयोग कब आया था? 1944 में। अब आपको सजा लेना है। सबसे पहले कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 3 1, उसके बाद 2 और 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देख लेते हैं हंटर आयोग 82 में, वुड डिस्पैच 54 में, सैनलर आयोग 1917 में, सार्जेंट आयोग 1944 में आया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में कौन से 2 देशों के बीच टेस्ट के लिए 7 वर्षीय युद्ध हुआ था?
शतवर्षीय युद्ध जिसको बोला जाता है। शतवर्षीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1756 से 1763, 1756 से 1763 के बीच में ये हुआ था शतवर्षीय युद्ध। ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये युद्ध चला था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215 का महान चार्टर क्या था? इसमें आपको मैग्ना कार्टा का महान चार्टर जो था अंग्रेजी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता का नींव रखा गया। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको बोला जाएगा कि राजा को भी, राजा हो या कोई भी, उसमें सबको कानून मानना है। राजा हो या कोई भी, इसमें सबको कानून मानने के लिए आपको मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर बोला जाता है। अंग्रेजी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता की नींव, ऑप्शन नंबर 3 से। 61 देख लेते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? कृष्णा नदी के बारे में आपको बताना है। कृष्णा नदी का जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है? तो आपको कृष्णा नदी सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, महाबालेश्वर पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकालती है, तब महाराष्ट्र सबसे पहले हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आपको प्रवेश करती है, वो कर्नाटक में प्रवेश करती है। कर्नाटक के बाद आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सबसे पहले महाराष्ट्र जाएगी, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना जाता है और सबसे लास्ट में कहाँ? आंध्र प्रदेश जाएगा। इस तरह से 4 राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये विवाद है। ये आपको आंध्र प्रदेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की। निकलती कहाँ है? महाबालेश्वर के पश्चिमी घाट से ये निकलती है और 4 राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। आपको मिलान करना है ये मध्य प्रदेश, और इस तरह से आपको कृषि से संबंधित नाम बताना है और इधर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, क्या चीज़ बोला जाता है? मध्य प्रदेश में आपको कृषि संबंधित नाम जो है दहिया, मध्य प्रदेश के दहिया हो जाएगा। झारखंड के आपको हो जाएगा कुरवा, पश्चिमी घाट में आपको कुमारी, आपको हिमालयी क्षेत्र में हील। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 1 4, 2 1, 3 2, 3 4 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कथन पर विचार करना। अरावली पहाड़ी गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। ये आपको गुजरात और राजस्थान तक ही सिर्फ है, ये आपको दिल्ली से चलते हुए आपको गुजरात, राजस्थान, ये सब क्षेत्र में और भी क्षेत्र फैला हुआ है। आपको ये गलत हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, और भी है केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। निम्नलिखित में किस स्थल पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है? प्रवाल भित्ति किस स्थल पर पाई जाते हैं? तब मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। तमिलनाडु के आपको नीचे, मतलब दक्षिण क्षेत्र में, तमिलनाडु के दक्षिण और आपको नीचे श्रीलंका के आपको उत्तर। तमिलनाडु के दक्षिण और श्रीलंका के उत्तर, माने भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी। खंभात की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में है, और कच्छ की खाड़ी भी कहाँ? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है? कौन सा झील आपको पश्चिमी तट पे है, ये आपको बताना है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। अष्टमुडी कहाँ हो जाएगा? अष्टमुडी आपको केरल में, और कोलेरू। इस तरह से आप राज्य को देख करके आप बता सकते हैं कौन सा पश्चिमी तट पे है। तो पश्चिमी तट पे कौन सा झील हो जाएगा? पश्चिमी तट पे कौन सा झील हो जाएगा? केरल वाला हो जाएगा। कहाँ? अष्टमुडी। ये सब आपका कहाँ? पूर्वी तट पे मिले।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो ओजोन। ओजोन आपका O3, इसमें आपको O2 और प्लस में O मिल के बनता है। शीशा की अगर हम बात करते हैं SiO2 होता है। अगर कैडमियम की बात करते हैं तो CD। और कुहासा आपको मिल के बनता है क्या चीज़ से? कुहासा आपको बर्फ बर्फ का जो कण होता है, धूल कण बोल सकते हैं, धूल कण और पानी का बाष्प, पानी का बाष्प से मिलते के बनता है कुहासा। तो इसमें वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 यही हो जाएगा। कौन सा? कुहासा हो जाएगा। ये सब आपको हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का। आपको मानस आपको रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। चिल्का को 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। केवलादेव को भी 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आपको चंद्रताल का अगर बात करते हैं तो 2005 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। चिल्का आपको कहाँ है? उड़ीसा में मिलेगा। चिल्का उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ? राजस्थान में मिलेगा। केवलादेव राजस्थान। चंद्रताल आपको हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। मानस की अगर हम बात करते हैं तो ये असम में, मानस असम में है। चलिए 68 की बात करते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा निम्नलिखित में किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा बताना है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच में। अगर हम 17वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। 69 की बात कर, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ? तो आपको बताना अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर के बीच में कौन सा जल संधि है? आपको हो जाएगा और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। अगर हम आगे बात करते हैं बोस्पोरस जल संधि, ये बोस्पोरस जल संधि किसके बीच में है? तो आपको काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में बोस्पोरस जल संधि मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बैजी तेल शोधक कारखाना आपको इराक में मिलेगा। बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इराक में मिलेगा। अगर हम इराक की मुद्रा की बात करते हैं, क्या है? दिनार, इराकी दिनार होता है। अगर ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान का मुद्रा की बात करते हैं तो रियाल यहाँ का मुद्रा। दक्षिणी सूडान का आपका होता है पाउंड में, पाउंड आपका होता है पाउंड होता है। और रूस का मुद्रा की बात करते हैं तो रूबल। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना? 2 सही हो जाएगा, इराक। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय रात्रि समय का विस्तार विभिन्नता किस कारण से होता है? आपको बताना है ऋतु के समय में जो दिन समय रात्रि समय जो होता है किस कारण से होता है। आपको पृथ्वी के नत तल अक्ष पल परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये 23.5 डिग्री पर झुका होता है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है इसीलिए आपका। और परिक्रमण ये ध्यान रखिएगा। एक होता है परिभ्रमण के कारण से दिन और रात जो होता है वो होता है, दिन रात रोज जो होता है हर दिन, वो आपको परिभ्रमण हो जाएगा। और परिक्रमण से आपको ऋतु परिवर्तन होता है जो आपको परिक्रमण से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? आपको बताना है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है।
तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुध में। ये आपको सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी यही है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा। ये आपको सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है, सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा। मंगल को आप लाल ग्रह भी बोल सकते हैं। ये चौथा बड़ा ग्रह है, मंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये चौथा बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये लगभग सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगभग कर लेता है, सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगभग वह कर लेता है। शनि, शनि आपको हीलियम और हाइड्रोजन, ये दोनों के गैस पाई जाती है शनि पे, हाइड्रोजन और हील में, और इसमें वलय की संख्या 7 है, इसमें भी आपको वलय पाया जाता है, और वलय कितना है 7। शनि में कितना वलय, 7 वलय होता है, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि दूसरा सबसे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा के बारे में बताना है, किस घाट में है, तो ये आपको आरावली घाट में मिले। पिपली घाट दर्रा कहाँ है, आरावली में है। आरावली की अगर हम बात करते हैं, ये आपको राजस्थान में ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, राजस्थान के। और आरावली की सबसे ऊंची चोटी का बात करते हैं तो गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। पश्चिमी घाट की अगर हम सबसे ऊंची चोटी का बात करते हैं तो अनाईमुडी, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगर विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी आ जाएगा। अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी तो झिंडा गाड़ा, ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी हो जाए झिंडागाड़ा। पश्चिमी घाट का अनाईमुडी। विंध्याचल आपको उत्तरी घाट और उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, ये आपको बताना है कि क्या कौन सा सही है गलत है। मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, एक ये है, और आगे देखते क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि मानव समृद्धि की तुलना में धीमी है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी की समृद्धि की तुलना में धीमी है। तो ये आपको बताना है कौन सा असत्य है, असत्य का गलत का चुनना है आपको। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों, 1 और 2 दोनों गलत है। 75 की बात करते हैं, व्यक्ति का उपार्जन की क्षमता का संवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा करता है। व्यक्ति के उपार्जन की क्षमता का संवर्धन कौन करता है, तो आपको स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 73 की बात करते हैं, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति के संबंधित है, तापस मजूमदार समिति संबंधित है, आपको ये बताना है। तापस मजूमदार समिति का संबंध जो है शिक्षा से संबंध। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कब गठन हुआ था, 1999 में, शिक्षा से तो 99 में इसका गठन हुआ था। अगर हम बैंकों में सुधार से संबंधित बात करें, ये 1991 में गठन हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव समिति बैंकों में सुधार से संबंधित राव समिति 1991 में गठित किया गया था। अगर हम सेबी की बात करते हैं तो 1988 में इसका स्थापना हुआ था, सेबी का स्थापना 1988। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 77 देखते हैं, सतत विकास का अभिप्राय क्या है। सतत विकास का जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यही आपका सतत विकास का वर्तमान भविष्य के बारे में बताएगा। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास सतत पीढ़ी का अभिप्राय। सतत का सबसे पहले जो व्याख्या किया थे, चलिए, सतत विकास का सबसे पहले जो व्याख्या किए थे आपको ब्रंटलैंड, ये आपको 1800
1987 में। ये सबसे पहले जो व्याख्या किए थे तो 87 में ये व्याख्या किए थे, ब्रंटलैंड सतत विकास के बारे में सबसे पहले व्याख्या किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है उसे जाना जाता है। एक किसान जिसके 1 से 2 हेक्टेयर के पास जोत है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। देखते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर तक के जोत को जाना जाता है लघु कृषक बोला जाता है। 1 से 2 के लघु कृषक। सीमांत की अगर हम बात करते हैं, सीमांत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि को जो जोत करने में सीमांत होता है। मध्यम की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा 6 से 4 से, और ये बड़ा कृषक ये आपको 10 से प्लस 10 से अधिक हेक्टेयर की भूमि पर जोत करने वाले को क्या बड़ा कृषक 4, और ये 4 से 10 हो जाएगा। 4 से मध्यम की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 10 हेक्टेयर। लघु हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर हो गया। मध्यम हो गया 2 से 4, सीमांत हो गया 2 से 4, मध्यम हो गया 4 से 10, और बड़ा हो गया 10 से प्लस जाएगा तो बड़ा कृषक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक अगर चला था, ये 1992 से 97 का कार्यकाल था। 1992 से 97 में कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था, तो ये 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें उद्योगों को आधुनिकीकरण बनाना मेन उद्देश्य था। उद्योगों को आधुनिकीकरण बनाना, उद्योगों को आधुनिकीकरण बनाना मेन उद्देश्य था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति भारत का एकाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति भारत का एकाधिकार प्राप्त है, तो आपको अबरक हो जाएगा। अबरक आपको लगभग 60%, विश्व का लगभग 60% अकेले भारत का उत्पादन करता है, इसलिए एकाधिकार प्राप्त है। लोहा अगर की बात करते हैं, लोहा सबसे अधिक इसमें होता है तो ये आपको चीन में हो जाएगा। बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अगर हम तांबा की बात करते हैं, तो ये आपको चिली में हो जाएगा। चिली में सबसे अधिक होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब भारत परिषद समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा किया। भारत परिषद अधिनियम जो आया था वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था, ये आपको 1935 अधिनियम के द्वारा समाप्त। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम जो आया था ये आपको आया था 1892 में आया था। इसी में आपको बोला गया था बजट पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पे प्रश्न पूछ का अधिकार 1892 अधिनियम भारत परिषद अधिनियम में दिया गया था। आगे देखते हैं 1919 अधिनियम को अगर हम बात करते हैं तो ये इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो। अगर ये 1919 का अगर हम 1909 ये था, ये 1919 का अगर हम बात करते हैं तो चेम्स फोर्ड सुधार इसी लॉर्ड चेम्स फोर्ड के द्वारा 1900 अधिनियम आएगा। आगे देखते हैं 82 में कल्याणकारी राज्य के का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य के बारे में आपको बताना है। इसमें अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कल्याणकारी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। नीति निर्देशक ये भाग किस में है, भाग 4 में है। भाग 4 अगर आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल आपको मिलेगा नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल में आता है, आपको 36 से 51 एसपी जिसते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है। मौलिक अधिकार के बारे में पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा, भाग 3 भाग में है, भाग 3। मौलिक अधिकार की अगर आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो 12 से 35 आर्टिकल में है, 12 से 35। अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मौलिक अधिकार बाध्य योग, अबाध्य योग, लचीले, कठोर। ये बाध्य योग है। मौलिक अधिकार कैसा है? बाध्य योग है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार बाध्य योग। 84 की बात करते हैं। एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करें जिसमें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए और उस पर रीट को कहा जाता है। उस रीट को क्या बोला जाता है? तो उस रीट को जो बोला जाता है मैंडमस। क्या बोला जाता है? मैंडमस, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं परमादेश। परमा मतलब ये आदेश दिया जाता है न्यायपालिका द्वारा। क्या आदेश कार्यपालिका को दिया जाता है परमादेश में। हैबियस कार्पस की अगर हम बात करते हैं, इसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रोहिबिशन को बोला जाता है आपको प्रतिषेध लेख। कोवारंटो का आपको बोला जाता है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटा के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस कारण से गिरफ्तार किया गया है और उनको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। प्रतिषेध की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप कोई अधिकारी अगर अपने कार्य क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है तो उसको पूछा जाता है कि आप क्यों क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं। अधिकार परीक्षा लेख वही जो आप अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि बाहर में काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही, 2 सही हो जाएगा। 85 की बात करते हैं। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यह उपबंध किस में किया गया है? यह आपको उपबंध किस में किया गया है? तो आपको ये उपबंध जो किया गया है मूल कर्तव्य में किया गया है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को अगर आर्टिकल की बात करते हैं, मूल कर्तव्य का आर्टिकल की बात करते हैं तो 51 का ए में है। 51 का ए। अगर हम भाग की बात करते हैं, तो 4 का ए में है। भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल अधिकार आपको भाग 3 है। भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वही भाग 4 में, भाग 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको विचार करना है। क्या हुआ देख लेते। देखिए, उसे भारत के जन्म से नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन के लिए बोल रहा है, उसे भारत के जन्म से नागरिक होना चाहिए। ये सही नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, जन्म से नागरिक नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, एकदम से सही है। उसे संसद के सदस्य का निर्वाचन होने की योग्यता होना है। संसद के सदस्य का नहीं, लोकसभा के सदस्य का, लोकसभा के सदस्य का बनने योग्य होना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केवल निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। इस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में आरक्षित सीट। आपको अगर अनुसूचित जनजाति मतलब एससी, देखिए एक होता है एससी और एक होता है एसटी।
ये अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बोल रहा है। अगर एससी को बात करते हैं तो आपको लोकसभा में आपका 87 सीट है, और लोकसभा में 87 सीट है, और इधर आपका 34, 87 और 34, चौरासी और आपका 84 और 84 सीट, और इसमें 40 सीट। एससी का 84 सीट और एसटी का 47 सीट है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं लोकसभा में ये 30 है, अगर यही विधानसभा जाता है तो 332 में। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। लेखा अनुदान संघ सरकार के अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान में संघ सरकार के अनुमति प्रदान करता है। ये निश्चित देखिए निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेखा अनुदान निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए ये आपका अनुच्छेद 114 के अनुसार ये धन निकाला जाता है, और जो संसद के द्वारा अनुमति के द्वारा ये धन निकाला जाता है। संसद की अनुमति से ये धन निकाला जाता है अनुच्छेद 114 के तहत। 89 की अगर हम बात करें, राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन में भाग लेती है। राज्य विधानसभा के बारे में बोल रहा है, किसके निर्वाचन में ये भाग लेती है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये नहीं है। संसद के सदस्य सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति में निर्वाचित होता है, संसद के सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य सही हो जाएगा, राज्यसभा में राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन और है, अब ज़्यादा नहीं। पंचायती राज संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संतुष्टि निम्नलिखित किस कमेटी के द्वारा किया गया था। पंचायती राज के बारे में आपको बताना है, देख लेते हैं। पंचायती राज संवैधानिक स्थिति, कौन सा स्थिति, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संतुष्टि निम्नलिखित से किस कमेटी के द्वारा किया गया था। तो ये आपको LM सिंघवी कमेटी के द्वारा किया गया था। ये राजीव गांधी के द्वारा नियुक्त किया गया, राजीव गांधी के द्वारा किया गया था 1987 में। कब नियुक्त किया गया था, राजीव गांधी के द्वारा 1987 में नियुक्त किया गया था। चलिए, बलवंत राय मेहता, आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता है, ये आपको 1957 में नियुक्त किया गया था। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, और राव कमेटी का गठन किया गया था 1985 में। ये 1986 हो जाए, ये 1986। सिंघवी कमेटी का गठन राजीव गांधी के द्वारा 1986 में, यही आपको संवैधानिक प्रदान करने संतुष्टि किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अशोक मेहता, ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय किए थे, अशोक राय मेहता आपको द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बता। 91 के बाद देख लेते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। लोकायुक्त और लोकपाल के स्थापना का सुझाव कौन दिए थे, ये बताना है। ये आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का स्थापना का सुझाव दिए थे। ये जो सुझाव आया था 1966 में। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। आपको अगर विधि आयोग, ठक्कर आयोग 1984 में। ठक्कर आयोग का गठन कब किया गया था, 1984 में किया गया था, और ये इंदिरा गांधी के हत्या से संबंधित, इंदिरा गांधी हत्या हुआ था, इसीलिए यहाँ पे गठन किया गया था ठक्कर आयोग। विधि आयोग की अगर हम बात करते हैं, विधि आयोग का जो स्थापना किया गया था 1955 में किया। देख लीजिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 66 में, सरकारी आयोग 83 में, ठक्कर आयोग 1984 में, और विधि आयोग 1955 में इसका गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद, तो ये आपको 1952 में, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से आपको मैथ मिलेगा, मैथ। और चलिए देखिएगा, 1 किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपको
1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो आपको बताना 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में क्या हो जाएगा, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 1/1000 मीटर, ये हो जाएगा 0.001। ऑप्शन नंबर ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, बी और सी 50 दिन में कर रहा है, बी और सी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है। उसके बाद देखिएगा सी और ए 60 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए ना 60 दिन में। यदि ए बी सी की मजदूरी का अंतर 900 है तो ए बी सी का कुल आय बताना है। चलिए यहाँ देख रहे थे, पहले ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं किस संख्या से सब कट जाएगा, एलसीएम हम इसका 1200 ले रहे हैं, 1200 सबसे कट जाएगा, तो 4 तिया 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, बचे 20 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा कितना, ये इसका एफिशिएंसी आ गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 30 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 है और सी ए का एफिशिएंसी कितना 20 है। अगर हम इसको तीनों को जोड़ लेते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 30 और 20 50 और 24 कितना 74, कितना होगा 74। 2 से अगर हम इसको काट लेते हैं तो 3 दूना 6 7 कितना 37। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 37, ए प्लस बी प्लस सी 37 आ गया। अब आपको बताना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका, ए का निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे और सी का अलग अलग निकाल लेंगे। अगर ए प्लस बी है तो यहाँ से ए प्लस बी हम घटा लेंगे, ए बी सी में अगर ए प्लस बी को घटा लेंगे तो ए सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए का मान, ए का मान यहाँ से निकालते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर इसमें ए बराबर बी और सी को घटा लेंगे तो ए आ जाएगा, तो बी और सी कितना होगा 24 और यहाँ 37 है, तो 37 माइनस 24 कितना हो जाएगा 7 3 और ये हो जाएगा 1 13 हो गया। उसके बाद बी का देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। बी निकालने के लिए ए सी को घटाएंगे, ए सी कहाँ है, ए सी मतलब 20 घटा लेंगे, 37 माइनस 20 कितना हो जाएगा 7 और 1 17 हो जाएगा। इसी तरह हम सी का निकाल लेंगे तो ए बी को घटा लेंगे, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा, ए बी को घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 7 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको बी और सी के मजदूरी का अंतर 900 है, तो यहाँ से देख लीजिए बी और सी का कितना है 17 और 7, ये दोनों का अंतर कितना 17 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 17 माइनस 7 10, 10 बराबर अगर मेरा 900 दिया हुआ है, 10 बराबर कितना 900 है, तो 1 बराबर 90, हमको पूरा निकालना है 37 बराबर, तो ए बी सी तीनों का कितना हो जाएगा 37 90 गुना कर लीजिए, 9 63 और 6 बच गया 9 तिया 27 और 6 3300, ऑप्शन नंबर, तो ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा 3330। 95 देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 50 से उतनी ही बड़ी है जितनी आपको 76 से छोटी, तो वो संख्या क्या है। इस टाइप की संख्या में आपको निकालने के लिए डायरेक्ट करना, जितना बड़ा है जितना छोटा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 7 5 12 बटा में 2 6 और 3, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा, इसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए 4 शेष बचना चाहिए। आपको 7 का गुणज भी होना चाहिए, वह छोटे छोटे 7 का गुणज हो और उसके बाद इतना से भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन करता है। सबसे पहले 6 9 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 6 9 15 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा लगा लेते हैं, 2 9 6 या 9 5 या 15 6 या
18, फिर से आपको 3 बार लगा लेते हैं, 2 1 5 और ये 2 हो जाएगा। 2 से एक बार और लगा लेते हैं, जाएगा यहाँ 5 बचेगा, 3 तिया 9 दूना 18, 18 पचे 90 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 90। अब 90 आ गया एलसीएम। अब 90 से कितना अंक में हम इसके आसपास पहुंचना चाहिए? अब 7 का गुणज भी होना चाहिए और 90 से कटना चाहिए और उसके बाद 4 शेष भी बचना चाहिए। तो 90 इंटू के करेंगे, 90 से कितना से गुना करें इसके आसपास पहुंचे। अब प्लस में क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। देखिए 90 से गुना करेंगे तो देखिए 90, 1 से गुना करेंगे तो 94 हो रहा है और 4 भी हो रहा है, लेकिन हमको देखना चाहिए 7 का ये गुणज है कि नहीं। तो 7 से ये कटने वाला नहीं है। 74 भी आपको 7 से कटने वाला नहीं है। ये देख लेते हैं 7 से है कटने वाला, 7 दूना 14 44, ये भी नहीं कटने वाला। 7 से देखिए ये 7 पचे 35, 7 दूना 14, ये 7 से कटने वाला। और 90 के यहाँ पे 9 चौक 36, 90 गुना देखिए 4 रखेंगे 360 प्लस 4 364 हो जाएगा। मतलब 364 मेरा ऑप्शन। 4 शेष बच जाएगा, इसमें सबसे भागा दीजिएगा तो 4 शेष भी बचेगा और 7 से कट भी जाएगा। देख लेते हैं 97 का। अरविंद अपनी आय में 65% का खर्च करता और शेष बचा लेता। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% का क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। इसमें बचत में कितने % का वृद्धि होगा? इस तरह से देख लेते हैं। एक हो जाएगा आय, उसके बाद हो जाएगा खर्च, उसके बाद क्या? बचत। 3 हो जाएगा। आय कितना? 100 मान लेते हैं। खर्च कितना हो रहा है? 65% खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है? तो कितना? 35% बचेगा। आगे देख लेते हैं। उसकी आय में 20% का वृद्धि हो रहा है तो ये 120 हो जाएगा। 20% का वृद्धि होगा तो आय 20% के वृद्धि हो जाने पर खर्च में 10% का कमी हो रहा है। तो 65 में 10% का कमी कर लेंगे। अगर ये 65 है तो 65 का 90% निकाल लेंगे। 1 0 से 1, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 13 17 से 9 27 और 9 2 11, 17 और बट्टा में 2, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 1 17 हो गया और 8 दूना 16.5, 58.5 हो जाएगा। कितना हो गया? 58.5। अब इसमें देख लेते हैं कितना बचत करेगा। अब पहले ये खर्च हो रहा, अब बचत कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, ये 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा और ये हो गया कितना? 11, 11 में 5 गया, 61.5। अब देख लिए, अब क्या पूछ रहा था? उसकी बचत में कितने % का वृद्धि हुआ? अब 35 बचत था, अब बचत कितना हो गया? 61। कितना वृद्धि हुआ? इसको घटा लीजिए, कितना? 0.5 और ये हो जाएगा 5 और 11, 11 में से 5 गया कितना? और ये हो जाएगा 5 में से 26.5 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब यही परसेंटेज में आपको बताना है। कितना गुना 100 बटा में किससे वृद्धि हुआ? 35। पॉइंट हटा लीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 0 काट लीजिए, आपको 7 से काट लीजिए, 7 पचे 35 और 5 दूना 10, ये गुना कीजिएगा। 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13, 2 दूनी 4, 1 बटा में 7, 7 सते 49, लगभग 7। ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ये 75 पॉइंट कुछ आएगा, 75.58 लगभग ये आपका आंसर 75.5। 98 देख लेते हैं। आपको रीजनिंग है JLP, आपको कौन सा होगा? देखिए J 10, L 12, ना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, आपको हो जाएगा यहाँ 14 और यहाँ फिर हो रहा है 16, ठीक है? का मतलब 14 वाला होगा। 14 किसका होता है? N का होता है। देख लेते हैं, N ऑप्शन नंबर एक ही गो में है। N एक ही गो में है तो ऑप्शन नंबर 3 मार के निकल। देखिए आगे देख लीजिए, E के इसका इससे संबंधित है, इसी प्रकार इसको इससे संबंधित है, तो आपको बताना है ये किससे संबंधित। देख लेते हैं, E कितना होता है? 5 और K कितना होता है? 11, कितना बढ़ा? 6 बढ़ रहा है। इसी तरह देखिए 7 और ये कितना है? 13, 7 6 13, ये भी मतलब 6 6 बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं, इसमें U 17 होता है और ये U भी
W ये 23 होता है। ठीक है 17, इसमें भी 6 बढ़ रहा है तो इसमें भी 6 बढ़ा लेंगे, ये 3 होता है और 6 जोड़ लेंगे कितना 9। 9 किसका होता है? J का। I का होता है 9, तो I सिर्फ एक ही गो में है। ऑप्शन नंबर, आपको इसको पूरा करना है। देख लीजिए क्या हो रहा है। 5 5 कितना बढ़ा है? 5, 3 और 2 5, फिर 5 से 13 हो गया, 13 से 49 हो गया। देख लीजिए किस हिसाब से बढ़ रहा है। 3 दूना 6 माइनस 1, 5 दूना 10, 3 दूना 6 माइनस 1, 5 दूना 10, 5 या 15 माइनस 2, ऐसे हो रहा है। देखिए 3 गुना 2 माइनस 1, 5 गुना 3 माइनस 2, 13 गुना 4, 13 चौक 52 माइनस 3, कितना हो जाएगा? 49 गुना 5 माइनस 4, तो 5 45, 5 माइनस 4 लास्ट में 1 वाला। ऑप्शन नंबर। इस तरह से आपका पूरा समाप्त हो गया। ऑप्शन 1 से लेके 100 तक का पूरा क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। आराम से आप पूरा देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।